गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था और अब हम एनसीईआरटी से शुरू करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला ही यहाँ पे एक आता है, वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट अब हम एनसीईआरटी के थ्रू जानेंगे कि वाई। एक यहाँ पे छोटी सी जो भी फ़ोटो दे रखी है एक, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो ये जाके दिस वॉज कन्वीन्ड इन दिसंबर 1946। लोग साथ आए, लोग बैठे, विचार किया और 19 दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया था और फिर वो पूरा बनने में जितना टाइम लगा उसको वो लग गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री हो गई जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, today most countries in the world have a constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. ये यहाँ पे ये कह रहे हैं हमसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक बन जाएंगी। हर कॉन्स्टिट्यूशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आता है लिखा ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये लाइन नोट करने वाली है यहाँ पे। हर कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पसेस सर्व कर रहा होता है। पहली बात तो ये कि एक सर्टन आइडल्स को सेट करता है। इट लेज आउट सर्टन आइडल्स दैट फॉर्म बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ये हमें एक आइडल सेट करके देता है कि हम जो भारत के मतलब हम जो नागरिक हैं, हम किस टाइप के देश में रहना चाहते हैं। राइट, Constitution tells us what the fundamental nature of a society is। कि fundamental nature क्या है हमारी society का। A country is made up of different communities of people who share different beliefs but may not necessarily agree on all issues, like I said in previous video कि ज़रूरी नहीं हमारे क्या कहते हैं हम सब चीज़ों पे agree करें। हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, हमारे व्यूज़ अलग होंगे, हमारे बिलीव्स अलग होंगे। राइट, तो ये थोड़ा और एक्सप्लेन करा हुआ है, मैं रीड करती हूँ। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स serve as a set of rules and principles that all the persons in a country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement of certain ideals that all believe that the country should uphold. ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स देता है। हमें क्या देता है कॉन्स्टिट्यूशन? एक सेट ऑफ रूल्स देता है एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन, जिस पे हर एक इंसान कंट्री का वो अग्री कर सके। ठीक है, वो कैसे चाहते हैं उनकी कंट्री में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियल सेट कर देता है हमारे लिए। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें इस पूरे टॉपिक पे, हमारी इंडिया जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी है। राइट, बट यहाँ पे एक नेपाल का एक इंसिडेंट लिया गया है। फ़ोटो में देख रहे होंगे नेपाल के जो लोग हैं सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नो, वाई आर दे प्रोटेस्टिंग? क्वेश्चन कम्स कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। नो, हम आपको तो नहीं पता, अभी तो पढ़ते हैं क्यों कर रहे हैं ये लोग प्रोटेस्ट। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया। ये तो पता है ना, नेपाल का बॉर्डर टच होता है इंडिया से नॉर्थ साइड में। ठीक है, अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की। मोनार्की वो होती है जहाँ पे राजा रानी रूल करते हैं, किंग और क्वीन का रूल रहता है। ठीक है, तो द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990s रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। 1990 मतलब 1990 में जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वहाँ पे फाइनल अथॉरिटी जो थी, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग की फाइनल अथॉरिटी थी वो किंग के पास थी उनके। ठीक है, अ पर्सन्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स। जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लड़ाई करी, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए कि इस्टेब्लिशमेंट हो किसकी, डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट हो। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एंड टू द पावर्स ऑफ किंग।
2006 में जाके फाइनली वो सक्सीड हो पाए कि जो एक राजा की पावर होती है वो ख़त्म हो और यहाँ पे भी क्या आए, डेमोक्रेसी आए, राइट। सो ऐसा हुआ एंड नाउ नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब नेपाल क्या है, एक डेमोक्रेसी है। The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. This means that इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के लोग थे वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे, वो अपनी कंट्री को कुछ और देखना चाहते थे जो वो कंट्री नहीं थी, राइट। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो लोग रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको कैसा चाहिए अपनी कंट्री, ठीक है। तो उनको डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए थी, उनको मोनार्की नहीं चाहिए थी अपनी कंट्री में। ये हमने नेपाल का केस समझा, राइट। सो मूविंग ऑन, आगे जब बढ़ते हैं तो इधर एक चीज़ लिखी है कि नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स टू ऑर्डर उशर इन अ न्यू सोसाइटी। अब न्यू सोसाइटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। द कैप्शन alongside elaborates नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। एक कैप्शन लिखा हुआ है इधर, दिस वन, इसमें ये बताया गया, मैं रीड आउट। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। देयर वॉज अ पीपल स्ट्रगल इन 1990s, 1990 में एक संघर्ष शुरू हुआ लोगों का, दैट इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 years until 2002। 2002 तक ये पूरा चला, 12 साल पूरा, 1990 से लेकर 2002 पूरे 12 साल तक ये डेमोक्रेसी के लिए उनकी लड़ाई चली। अक्टूबर 2002 में, इन अक्टूबर 2002, किंग ज्ञानेंद्र सिटिंग द मोस्ट uprising in the countryside as his reason began taking over different aspects of the government with the army's assistance. The king then finally took over as the head of the government in February 2005 में उनको मानना पड़ा ये सब, इतना जब प्रोटेस्ट होने लगे तो 2005 में उनको मानना पड़ा एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन नवंबर 2005, जब नवंबर 2005 आया, जो वहाँ के माइस्ट ज्वाइन अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली टू साइन अ 12 point एग्रीमेंट। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से पूछा जा सकता है। तो इट वाज अ 12 point एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू द लार्जर पब्लिक एन इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग immense force. It repeatedly refused to small concessions that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. 2006 में किंग ने थर्ड पार्लियामेंट का मतलब बोल दिया कि थर्ड पार्लियामेंट भी होगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोला कि आप गवर्नमेंट बनाइए। 2007 में नेपाल अडॉप्टेड अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो ये कुछ फ़ोटोज़ थी उन लोगों के स्ट्रगल की, उन लोगों के लाइक दिस इज़ द, जब वो थोड़े खुश हैं 2006, बट यहाँ पे जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस वाली फ़ोटो में प्रोटेस्ट वर गोइंग ऑन। तो अभी हमने जाना नेपाल की कंडीशन के बारे में कि नेपाल में क्या क्या हुआ, राइट। मूविंग ऑन, अगर जब हम आगे पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसी के साथ चलते चलते हमने एक चीज़ भी जानी कि जो हम जिन लोगों को हमारे जो गवर्नमेंट जो लोग बनाते हैं उन लोगों को हम ही चूज़ कर रहे होते हैं, बट अगर वही लोग पावर का मिसयूज़ करें देन व्हाट, उसके बाद क्या होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे कुछ रूल्स भी बनाए गए जो सेफ गार्ड करते हैं इस चीज़ को कि कोई मिसयूज़ ना करे अपनी पावर को, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया हुआ है विच इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक क्लास का मॉनिटर है, वो एक बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो टीचर जैसे ही आती है वो टीचर को बोलता है कि क्या कहते हैं कि मॉनिटर क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, बट मैम मॉनिटर की बात सुनती है कि मतलब कि हाँ दिस चाइल्ड वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, सो वो इनोसेंट बच्चे को डांट देती है। सो दिस इज़ द सिचुएशन हियर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आई टॉक्ड
इन द लास्ट वीडियो अबाउट द माइनॉरिटी ग्रुप्स कौन है, ठीक है। माइनॉरिटी क्या होती है, जो कम संख्या में होते हैं। माइनॉरिटी के बारे में एक हमने पढ़ा था कि माइनॉरिटी कौन होते हैं, जो कम नंबर में होते हैं उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि माइनॉरिटी के हु आर माइनॉरिटीज़ इन आर कंट्री। तो जैसे कि क्या कहते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो माइनॉरिटी में, जैन लोग माइनॉरिटी में, ऐसे कुछ माइनॉरिटी लोग हैं और कुछ काफ़ी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो लोग माइनॉरिटी में हैं। तो माइनॉरिटीज़ के राइट भी सेफ गार्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड, विच यू शुड नोट एक्चुअली। यहाँ पे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर माइनॉरिटीज़ आर नॉट excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another, that is inter-community domination. ऐसा भी हो सकता है कि आपस में दो कम्युनिटीज़ डोमिनेट कर रही हो, कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर रही हो, तो उसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी सेम कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों के ऊपर डोमिनेट कर रही हो, तो उसको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट विच यू शुड नो। इंट्रा और इंटर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हर जगह ध्यान रखना कि इंटर कम्युनिटी होता है, जैसे कि इंटर स्टेट मतलब स्टेटों के बीच में, इंट्रा स्टेट मतलब कि स्टेट के अंदर ही वो चीज़ हो रही है। तो इंट्रा मतलब अंदर हो रही है और इंटर मतलब बीच में हो रही है आपस में, ठीक है। इस वीडियो में आज हमने ये दो चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ ली है और हमने नेपाल के बारे में जाना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू